मेरे YouTube के साथियों, मेरा प्रणाम, नमस्कार। इस वीडियो का जो हमारा विषय है वो है अपसारी चिंतन। कहने का मतलब ये है कि इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जा सकता है अंग्रेजी में। तो मैं आपके सामने अभी जो चर्चा करने जा रहा हूं वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात अपसारी चिंतन। तो होता क्या है, तो इससे पहले कि मैं इसको शुरुआत करूं, चलिए कुछ कोट्स, कुछ उद्धरण अपसारी चिंतन के माध्यम से संबंधित कुछ हम आपके साथ दो इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जो है ओम ध्यान। ओम आपने सुना होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि जो पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। ओम। इस प्रकार का ध्यान मन को विशाल बनाता है। यहां पर मन का मतलब है आपका जो माइंड है उसको स्पेशियस बनाता है। यह अवधान और अपसारी चिंतन को स्वच्छंद उड़ान की ओर ले जाता है। अर्थात अगर आप ओम ध्यान करते हैं या इस प्रकार का अभ्यास आप करते हैं तो जो आपका जो चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसको वो बिल्कुल स्वच्छंद उड़ान अर्थात फ्री फ्लोटिंग। अपसारी चिंतन मानवीय रचनात्मकता का केंद्र होता है। रचनात्मकता का मतलब यहां पर है क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। ये शब्द हैं जाने माने ऑथर अमित रे के। अर्थात ओम का ध्यान, ओम का मनन कितना इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात अपसारी चिंतन के लिए। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कोट है वो है आपके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि आइंस्टीन भी कहते हैं कुछ लोग ने, जो कि मिलेनियल या ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। उनको जो इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के नाम से आपने जो सुना होगा इक्वेशन, उनके नाम बड़े अच्छे जानते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्होंने दिया था। वो ये बात कहते हैं कि हम अपनी समस्याओं का समाधान उसी सोच से नहीं कर सकते जिससे वे उत्पन्न हुई थी। ये बड़ी एक गूढ़ बात है। अर्थात अगर हम हमारे सामने आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते हैं तो हमें हमारे इस चिंतन प्रक्रिया में बदलाव करना होगा, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि जिस चिंतन प्रक्रिया से हमने समस्याएं हमारी क्रिएट की थी उसी से उसका समाधान भी खोज लें। तो अर्थात यहां पर आपको यह अंदाजा लगाना होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं अर्थ। अपसारी का अर्थ है विविध होना या विभिन्न दिशाओं में विकसित होना। मतलब समझ रहे होगे ना कि आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से होना या अलग अलग दिशाओं में डेवलप होना। अपसारी ये बात कर रहा हूं मैं, अपसारी चिंतन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी अपसारी का अर्थ। यानी आपके पास जो ये दो चीजें हैं, एक अपसारी और अपसारी चिंतन। तो जो मैंने आपके सामने भी बात की है वो है अपसारी। ठीक है। अपसारी का मतलब है विविध, डिफरेंट, वेरिड होना या विभिन्न दिशाओं में विकसित होना, अर्थात अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप होना। ठीक है। अब इसके साथ एक ये था अपसारी शब्द का अर्थ। अब एक शब्द और भी जुड़ा होगा इसमें, वो है आपका अपसारी चिंतन। वो क्या होता है वो देखिए। अपसारी चिंतन का अर्थ है विचारों का ऐसा मुक्त प्रवाह जो नए और मूल विचारों को जन्म देता है। यहां पर बात है कि एक फ्लो होता है आपके आइडियाज का, आपकी थिंकिंग का, और वो भी फ्री फ्लो, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ठीक। अर्थात अगर आप इधर जा रहे हैं आपका चिंतन प्रक्रिया तो इधर ठीक है, अगर आप इधर जा रहे हैं चिंतन प्रक्रिया तो इधर भी ठीक है। अगर आप ऊपर किधर किसी भी डायरेक्शन में आप, चाहे आप इधर होकर सोच सकते हैं, चाहे आप दूसरी तरफ होकर सोच सकते हैं, कैसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक। इधर भी होके, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत नहीं सोचने के लिए। मेरा कहना मतलब है इस तरह कि आपका जो चिंतन प्रक्रिया है ये सारा का सारा मुक्त है, किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम अपसारी चिंतन। आगे देखिए परिभाषा। अपसारी चिंतन ये एनसीईआरटी की परिभाषा है भाई। ऐसा मुक्त चिंतन होता है, मुक्त मतलब फ्री। मैंने बताया ना, किसी भी डायरेक्शन में चिंतन आपका जाए,
फिर बार बार बता रहा हूं कि आपको मुक्त चिंतन करने के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अगर इधर चिंतन जाता है, आपका मस्तिष्क, आप बैठकर सोच रहे हैं, चिंतन इस डायरेक्शन में जा सकता है, इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में, अनंत दिशाओं में बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल फ्री होता है। जहां व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्नों या समस्याओं के विभिन्न उत्तरों एवं समाधानों के बारे में चिंतन करता है, आने वाले आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां, प्रश्न, समस्याएं, उनके बारे में व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, लॉजिकल होता है, मल्टी डायमेंशनल ये होता है। फ्री फ्लोटिंग तो जरूर होता है, लेकिन वो चिंतन होता है, कल्पना नहीं होती है। ठीक। अब दूसरी परिभाषा, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन या संश्लेषिक चिंतन, सिंथेटिक थिंकिंग, सिंथेटिक का मतलब कई चीजों को मिलाकर सिंथेटिक करना एक, ठीक है, को ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि अपसारी चिंतन को एक उन्होंने बताया कि एक प्रकार की हमारे अंदर ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो उसको ऐसे क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न विषयों, अलग अलग फील्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, डिसिप्लिन्स है और अनुसंधान के क्षेत्र, रिसर्च फील्ड्स के विचारों को आकर्षित करके संसार में अपनी पहचान को गहराई से समझने में मदद करता है। ऐसा चिंतन होता है कि इस दुनिया में हम यहां पर हैं, हमारा यहां पर अस्तित्व है, उस अस्तित्व के बारे में चिंतन मनन करना, और वो अस्तित्व है तो उसकी पहचान क्या है, हमारी अनन्यता क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, उस सब के बारे में चिंतन मनन अपसारी चिंतन कहलाता है। वो गिलफोर्ड साहब ऐसा मानते हैं। अब कुछ परिचय की बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। अपसारी चिंतन की अवधारणा, यानी ये अपसारी चिंतन जो शब्द है या इसका जो कंसेप्ट है, ये वाला, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड साहब ने 1950 में, उन्होंने प्रस्तावित किया था। इसके साथ साथ अभिसारी चिंतन की अवधारणा भी उन्होंने दी थी, कन्वर्जेंट थिंकिंग की, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज प्रपोज्ड बाय जेपी गिलफोर्ड। अपसारी चिंतन वह प्रक्रिया होती है जो विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच संभावित और दूरवर्ती साहचर्य को ढूंढने का प्रयास करती है। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं आपकी, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है और क्या क्या संभावित रिलेशन हो सकता है, उनके बीच में क्या क्या एसोसिएशन हो सकती है, उन सब के बारे में उनको ढूंढना, उनका अनुसंधान करना, उनको खोजना ही अपसारी चिंतन का मुख्य लक्ष्य होता है, केंद्र बिंदु होता है। यह एक ऐसा प्रयास होता है जहां किसी समस्या के अधिक से अधिक समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रस्तुत किए जाते हैं अपसारी चिंतन के दौरान। यानी कि जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, विचार प्रक्रिया को यथासंभव समाधानों पर पहुंचने के लिए हर संभव स्वतंत्रता होती है। अर्थात जिस प्रकार से आप एक पानी के एक ग्लास को भरकर छत से नीचे जब आप डालते हैं तो आप देखेंगे कि आप उस पानी किस डायरेक्शन में जाएगा और कहां पर कितना जाएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें आप पूरी आजादी देते हो, पूरी आजादी होती है उस पानी को छिड़कने की। इसी प्रकार हमें भी अपसारी चिंतन के दौरान उस पानी जो जमीन पर गिरता है, जितनी उसको आजादी होती है उतनी ही और उसी प्रकार की आजादी हमें अपसारी चिंतन के दौरान हमारी चिंतन प्रक्रिया को देनी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आजादी आप अपनी चिंतन प्रक्रिया को देंगे उतने ही बढ़िया और शानदार परिणाम और समाधान निकल कर आते हैं। ठीक, जो आम बोलचाल की भाषा है, जो टेक्निकल भाषा बात करते हैं या आम जीवन में बात करते हैं कि कोई व्यक्ति डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करता है या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो उसको हम एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब है यह है कि एक पैटर्न, एक आपकी सोच का, एक चिंतन का एक पैटर्न होता है, एक प्रक्रिया होती है, उससे बाहर निकल कर सोचना, उससे बाहर निकलकर चिंतन करना, उसे कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अपसारी चिंतन के माध्यम से जितने भी समाधान, जितने भी विचार, जितने भी इस्तेमाल किसी वस्तु के होते हैं सारे काम के हों। कुछ बड़े रोचक होते हैं, कुछ काल्पनिक हो सकते हैं, कुछ बहुत मजेदार हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो असल जीवन में उनका उपयोग हो, वो व्यवहारिक हो, वो रियलिटी यथार्थ के धरातल पर उनका उपयोग किया जा सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, रॉबर्ट एल सोल्सो की बुक में एक दिया हुआ है कि एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि ईंट के
बहुत अलग अलग व्यक्ति पूछा था कि ईंट के आप कितने उपयोग कर सकते हो, तो एक ने बड़ा रोचक जवाब दिया कि मैं इसको जूते के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। अरे ईंट को जूते को कैसे करोगे आप? सॉरी, वो कहते कि जब मैं चांद पे जाऊं तो वहां पर ईंट को आप जूते के रूप में इस्तेमाल करो, मतलब कि वहां पर ग्रेविटी तो नहीं है, तो ईंट बिल्कुल हल्की लगेगी ना आपको वहां पर। देखिए ये एक उसका उस ईंट का एक प्रयोग जरूर है, लेकिन एक काल्पनिक है, ये रोचक है, मजेदार है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है ये। ठीक है, ये बात मैं सारी चिंतन के बारे में आपको कह रहा था। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, एडवर्ड डी बोनो। क्रिएटिविटी के ऊपर और डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर काफी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छे वो लेखक हैं और है भी क्रिएटिव पर्सन। वो इस प्रकार के चिंतन को, जिसे गिलफर्ड ने अपस्वरी चिंतन कहा है, उसे वो लेटरल थिंकिंग कहते हैं, पार्श्व चिंतन कहते हैं। लेटरल का मतलब होता है इस तरह से, देखो आपने हिंदी में कहते हैं लेटरल, लेटा हुआ, है ना, हॉरिजॉन्टल टाइप से, तो इस तरह से चिंतन, ऐसे चिंतन ऊपर नीचे तो हम करते हैं, लेकिन लेटरल थिंकिंग की बात होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। अब बात और भी है, कई चीज जगह रिसर्च से कई जगह ये पता चला है कि जब हमारी मस्तिष्क की गति जब मंद होती है, तो उस समय जब प्रोसेसिंग होती है हमारे मस्तिष्क में, तो जो विचार जब आते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। यानी मंद गति से मस्तिष्क में होने वाला प्रसंस्करण अधिक रचनात्मक विचारों का पोषण कर सकता है। ये क्या संभव है? क्या मस्तिष्क की कोई गति होती है, मंद होना, तेज होना? यहां पर मस्तिष्क में मंद गति से प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि आपके मस्तिष्क में आप जानते हैं कि दो प्रकार का मैटर होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। यानी कि जो आपका मटमैला सा पदार्थ होता है, जिसको ग्रे को हिंदी में बोलते हैं, और व्हाइट को बोलते हैं सफेद पदार्थ। जो सफेद पदार्थ है उसकी समग्रता, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी एक तरह, एक प्रकार से इंटीग्रिटी को आप डेंसिटी की तरह समझ सकते हैं। डेंसिटी तो होता है घनत्व, लेकिन इंटीग्रिटी बिल्कुल इसका अलग है, बट उससे मिलता जुलता है। अगर आपके व्हाइट मैटर की कुछ, ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर व्हाइट मैटर की इंटीग्रिटी कम है, तो उसका मतलब यह है कि वो मंद गति कहलाया जाएगा, उसे मस्तिष्क की मंद गति कहलाई जाती है। और उस समय जोंग एट अल कहते हैं कि उस समय जो प्रोसेसकरण होता है, प्रोसेसिंग होती है, वो ज्यादा रचनात्मक विचारों को पोषण करती है। आपको समझ में आएगा ना मंद गति क्या है, कि व्हाइट मैटर की इंटीग्रिटी कम होना। तो ये कुछ रहा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट अपसारी चिंतन। अब कुछ घटक बात करते हैं। ये सारे घटक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपके क्रिएटिविटी के भी, रचनात्मकता या सृजनात्मकता के भी घटक हैं। एक प्रकार से क्रिएटिविटी में अपसारी चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो पहला जो घटक है वो है प्रवाह, फ्लुएंसी। दूसरा घटक इसका इंपॉर्टेंट है नम्यता या लचीलापन, समझते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है आपका मौलिकता, ओरिजिनलिटी, समथिंग ओरिजिनल यू क्रिएट। आप किसी एक बिल्कुल मौलिक, एक नई चीज का आप सृजन करते हैं, आप रचना करते हैं, नए समाधान आप निकालते हैं, नया इस्तेमाल करते हैं, नया प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं मौलिकता, ओरिजिनलिटी। और जो चौथा घटक है वो है विस्तार, एलेबोरेशन। आपने कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब मोबाइल से फोटो लेते हैं तो आप उसको जूम करते हैं, ऐसे उसके स्क्रीन पर ऐसे करते हैं, तो वो क्या एलोबरेट, टेक्निकल भाषा में उसको एलोबरेट कहते हैं, एलोबरेट कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार मुख्य मुख्य घटक हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। यहां पर सबसे पहली बात आती है आपकी प्रवाह। जिस प्रकार नदी का प्रवाह होता है, जिस प्रकार पानी बहता है, मंद मंद हवा बहती है, उसका प्रवाह होता है, आपके विचारों का भी प्रवाह उसी प्रकार से होता है। यानी कि लगातार, कंटिन्यूअस, यह विभिन्न विचारों या एक समस्या के समाधान एवं एक वस्तु के अनेक उपयोगों का उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना। प्रवाह होता है ना, लगातार चलता रहता है, तो अलग अलग विचार आप आते रहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप एक बहुत बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं, हम सब पैंट और पजामा पहनते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं पजामे के जो क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है, अरे आपको सिर्फ बड़ा अटपटा सा प्रश्न है, फिर भी आप जवाब दीजिए, बिल्कुल आप आइडिया लगा सकते हैं। पहला काम पहनने के लिए, उसी लिए तो सिलता है। दूसरा काम उसकी रस्सी बनाने के लिए, ऐसे मोड़ लीजिए, एक रस्सी की तरह काम करेगा। फिर धूल झाड़ने के लिए, कई बार धूल लगी है, उसे धूल झाड़ने डस्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुपट्टे के रूप में, जैसे लड़कियां दुपट्टा इस्तेमाल करती है ना, ऐसे डाल लो उसको दुपट्टे के रूप में।
तैराकी के लिए ट्यूब बना सकते हैं उसके, बताऊंगा मैं कैसे बना, हमने बना के देख रखी है। और चटाई के लिए नीचे बिठा सकते हैं। और क्या हो गया, कोरडा बनाने के लिए हरियाणवी भाषा में बोलते हैं उसको, फोल्ड करके और उसको फोल्ड कर लीजिए, उसको आपस में फिर दोबारा फोल्ड कर लीजिए, तो क्या होगा, वो ऐसे ना ऐसे मरोड़ी चढ़ाते हैं इस तरह से, उसको करके दूसरी बार फिर ऐसे मोड़ लीजिए, तो मारने के भी काम आता है वो। मतलब बहुत सारे इसके होते हैं। अगर आप इस प्रकार से किसी वस्तु के प्रयोग आप बताते हैं तो ये प्रवाह बताता है। और जितना आप तेजी से बताएंगे तो यानी कि आपके अंदर विचारों का, चिंतन का प्रवाह जो है उस डायरेक्शन में बहुत तेज है, यानी कि आपके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग का आप प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, नम्यता या लचीलापन। नम्यता समझते हैं ना, जैसे आप ऐसे झुकते हैं, लचीलापन ऐसे, ठीक है। ये क्या चीज है? अब प्रवाह में लचीलापन में अंतर है। प्रवाह तो है लगातार एक तरह से बहते जाना, प्रयोग उसके इस्तेमाल आते जाएं, लेकिन लचीलापन का मतलब होता है विविधता, अलग अलग डायरेक्शन में। एक नदी तो बहती है एक ही डायरेक्शन में अपनी जिसकी दिशा होती है, अगर वही नदी कभी इधर बहने लग जाए कभी इधर बहने लग जाए तो विविधता हो जाती है। जब सोच में, जब चिंतन में विविधता को इंगित करती है, यानी लचीलापन, जब आपके अंदर विविधता आए तो हम कह सकते हैं कि आपके चिंतन में लचीलापन है। जैसे किसी वस्तु के विभिन्न उपयोग तो है, लेकिन अलग अलग चीजों में उपयोग। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि पजामे का कैसे उपयोग था, कि अलग अलग उपयोग, लेकिन इससे बिल्कुल एक और फ्लेक्सिबल उपयोग देखिए आप, कि एक व्यक्ति ने पजामे का उपयोग पता किस काम के लिए किया था? 2 कमरों में एक साथ कूलर की हवा पहुंचाने के लिए किया था उसने। कूलर के मुंह पर पजामा बांध दिया और दोनों टांगे ऑन कर दिया, फूल गई वो, और 2 कमरे साइड साइड में थे, दोनों में लगा लिया। देखो ये कितना बढ़िया, ये लचीलापन दिखा रहा है, ये नोवेल्टी भी, मौलिकता भी इसमें दर्शाई जा रही है, ठीक है, कि ये बिल्कुल नया ही एक उपयोग है। ये दिखाता है कि आपके चिंतन में कितना लचीलापन है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी वेरिएशन, विविधता। प्रवाह में तो एक अलग अलग इस्तेमाल जरूर है, प्रवाह के अंदर होते हैं, लेकिन लचीलापन में और भी विविधता, अलग अलग वेरिएशन, ठीक, इसमें बहुत कम अंतर होता है, आप समझिए। तीसरा घटक है मौलिकता, ओरिजिनलिटी, दुर्लभ और असाधारण विचारों की संतति, जनरेशन, ऐसे विचार आना, ऐसे चिंतन आपके ऐसा विकसित होना, ऐसे दुर्लभ विचार आना, ऐसे दुर्लभ उपयोग प्रयोग आना, उनको हम मौलिकता कहते हैं, ओरिजिनलिटी। जिसने अभी तक किसी ने उनको इस्तेमाल में नहीं लिया होगा, या किसी ने ऐसे विचारों, किसी के मस्तिष्क में ऐसे विचार नहीं आए होंगे। नए संबंधों का प्रोटेक्शन, दो चीजों में कैसे वो रिलेट हो सकती हैं, एसोसिएट हो सकती हैं, पुराने विचारों का नए विचारों से संयोजन, ठीक है, चीजों का विभिन्न दृष्टिकोण से प्रोटेक्शन आदि, ये सारी की सारी चीजें आती है आपकी मौलिकता में, यानी कि ओरिजिनलिटी। शोध, रिसर्च ये बताती है कि मौलिकता के लिए, ओरिजिनलिटी के लिए प्रवाह और लचीलापन आवश्यक परिस्थितियां होती। अगर आपके विचारों में प्रवाह नहीं है, लचीलापन नहीं है, तो दोस्तों ये बड़ा मुश्किल है मौलिकता को लेकर आना। यानी कि ओरिजिनलिटी तभी संभव हो पाती है जब फ्लुएंसी हो और जब फ्लेक्सिबिलिटी हो। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था तैराकी की ट्यूब का, पजामे का जो इस्तेमाल हम करते हैं एक लाइफ जैकेट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे हम करते थे, पजामे को हल्का सा गीला कीजिए, दोनों टांग उसकी बांध दीजिए, ऐसे गांठ लगा दीजिए, और फिर उसको आप ऐसे सॉरी, ऊपर जहां पर ऊपर से खुला होता है, जहां पर हम नाड़ा बांधते हैं, उसको ऐसे ही जोर से लगाए, हवा भर जाएगी, ऊपर से बांध दीजिए फटाक से और पानी में डाल दीजिए, वो कुछ देर के लिए फूल जाएगा, ऊपर आप जंप कर दीजिए। जब हम छोटे थे तो छोटे छोटे जो नाले हमारे गांव के पास बहते थे, तो उसमें हम जब जाते थे तो उस समय इस्तेमाल करते थे ऐसे उसका। तो इस तरह लाइफ जैकेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल नया इस्तेमाल है, मौलिकता है, ओरिजिनलिटी है, ठीक। तो ये था तीसरा घटक। चौथा घटक बिल्कुल वो था विस्तार, एलोबरेशन। यह वह क्षमता होती है व्यक्ति की, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो किसी व्यक्ति को नए विचारों के विवरण और उसके अनुप्रयोग को अच्छी तरह से जानने में सक्षम बनाती है। अर्थात जो नए आइडियाज हैं, नए यूज हैं, उनको एक्सप्लेन करना, और उनका जो उपयोग है, उनको भाई उपयोग होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या ये संभव है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका उपयोग जानना, उनका एक्सप्लेन करना, उसको हम कहते हैं विस्तार, यानी कि एलोबरेशन। अब हम बात करेंगे विशेषताएं। सबसे पहली बात, अब सारी चिंतन की विशेषता यह है
मान्यता यानी बिलीफ सिस्टम और पहले से मौजूद अवधारणाओं से परे जाकर विचारों का एक मुक्त प्रवाह होता है, एक बिल्कुल फ्लो होता है। आपकी क्या मान्यताएं हैं, पहले से मौजूद क्या आपके कंसेप्ट है, क्या अवधारणा है, क्या आप मानते हैं, क्या आप जानते हैं, अब सारे चिंतन को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरा, अब सारे चिंतन का जो केंद्रीय लक्ष्य है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, फोकस होता है, एक समस्या के नए नए समाधान खोजना और उत्पन्न करना भी, यानी कि जनरेट भी करना है समाधान, खोजना ही नहीं है। खोजना मतलब है कि समाधान अवेलेबल है उनमें से खोजना, और जनरेट करना मतलब खुद नए नए समाधान बनाना, ये काम भी है अब सारे चिंतन का, ये उसकी विशेषता है। तीसरा, अपसारी चिंतन सभी संभव संज्ञानात्मक संसाधनों का उपयोग करता है। जो आपके जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज है ना आपके यहाँ पर, उन सभी का इस्तेमाल किया जाता है अपसारी चिंतन में। और याद रखना, अगर आपने अपसारी चिंतन में डूबना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में बिल्कुल ड्राउन होना है, उसको करना ही करना है, आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है, तो आपको अपने सारे जो रिसोर्सेज है, संज्ञानात्मक संसाधन है, सभी का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपसारी चिंतन कर पाएंगे। अगली विशेषता, अपसारी चिंतन औपचारिक शिक्षा से स्वतंत्र होता है। आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि अपसारी चिंतन के लिए आप स्कूल जाएं, और ये जरूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी जिन लोगों ने अब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई की है वही अपसारी चिंतन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति डाइवर्जेंट थिंकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी नए नए समाधान दे सकता है, नए नए इस्तेमाल दे सकता है, चाहे वो स्कूल गया है या नहीं गया है। ठीक। अगली विशेषता, दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित तथ्य, विचार और विश्वास अपसारी चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि जो आपकी सेमेंट, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी एक पार्ट होता है सिमेंटिक मेमोरी, उसमें तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज, विचार, अवधारणाएं होती हैं, और वो सारी चीजें आपके अपसारी चिंतन में एक योगदान देती हैं, उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें नए नए एसोसिएशन जानने के लिए, नए नए अर्थ समझने के लिए, नए नए मीनिंग्स को जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है आपके पास वो चीजें हैं, आपके पास अनुभव हो, और अनुभव तभी होगा जब वो चीजें आपने जानी होंगी। अर्थात कि आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है 1 नंबर का, कि अपसारी चिंतन में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो दीर्घकालिक स्मृति का कौन सा पार्ट या कौन सा उसका टाइप योगदान देता है, तो आपका उत्तर रहेगा शब्दार्थ स्मृति, यानी कि सिमेंटिक मेमोरी। अगली विशेषता है, अपसारी चिंतन की प्रकृति में नवीनता, नोवलनेस, मौलिकता, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पाया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। ज्यादातर समय किसी समस्या का समाधान अचानक से प्राप्त होता है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात है, ये इसकी विशेषता है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको, मस्तिष्क को इतना काबिल बना देती है कि जो समाधान है वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली अचानक से उत्पन्न होता है, और बिल्कुल नया, बिल्कुल मौलिक समाधान होता है। याद कीजिए वोल्फगंग कोहलर का, बिल्कुल बिल्कुल याद कीजिए सुल्तान वाला एक्सपेरिमेंट, इनसाइट लर्निंग, किस प्रकार से सुल्तान ने वो लकड़ियों को आपस में जोड़कर केले को अपने पिंजरे के अंदर खींच लिया था। वो इंस्टेंटेनियसली था ना, वो इनसाइट से था ना। तो इसी प्रकार से डाइवर्जेंट थिंकिंग उस प्रकार के समाधान की ओर आपको ले जाती है। अगली विशेषता, अपसारी चिंतन लिंग, मतलब आप महिला है, पुरुष है, कोई मतलब नहीं इससे। विशेषज्ञता, आप किसी के एक्सपर्ट है, कोई मतलब नहीं। आपका क्या विषय है, आपकी कितनी तेज आपके अंदर बुद्धि है, या और कोई भी कारक, इन सब से, इनकी सीमाओं से परे होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को इनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जैसे आपकी बुद्धि है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग में योगदान दे सकती है, पर यह जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि हो वो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। या आप कहोगे लड़कियां ही ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग करती है, ऐसा भी संभव नहीं है। या कोई कहे कि भाई साइकोलॉजी वालों के अंदर ही डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होती है, ये भी कोई संभव नहीं है। मतलब किसी विषय से, आप किसी लिंग से, या किसी इंटेलिजेंट या कोई और भी कारक, कोई भी मुख्य रूप से इसको प्रभावित, या इस ये कहे कि उसी का डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ऐसा कोई कारक नहीं है। ये सभी की सीमाओं से परे होता है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो था वो, और चलिए एक और इसमें कुछ और विशेषताएं बची हैं, वो और मैं डिस्कस कर लेता हूं। अधिकांश तकनीकी विकास, जितना भी आज टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, या साइंटिफिक जितनी भी डिस्कवरी, इन्वेंशन हुई है, सारी की सारी आपकी अपसारी चिंतन का ही परिणाम है।
अगर वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, रिसर्चर्स अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो आज आप मुझे इस प्रकार सुन नहीं पा रहे होते। ठीक, नेक्स्ट, अपसारी चिंतन गैर रेखिक होता है, मतलब लीनियर नहीं है। अगर उसके अपसारी चिंतन का ग्राफ बनाए तो लीनियर नहीं आएगा, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मल्टी डायमेंशनल, कोई रोक टोक नहीं, मुक्त होता है, बिल्कुल फ्रीडम फ्री होता है। यानी कि अपसारी चिंतन नॉन लीनियर होता है, गैर रेखिक होता है, जहां पर विचार असंगठित तरीके से पनपते हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से। कौन सा विचार कब आ जाए किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता है। और अंतिम विशेषता है यह रचनात्मकता का अच्छा भविष्य वक्ता होता है, प्रेडिक्टर। यानी कि जिसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा है उसके अंदर क्रिएटिविटी भी ज्यादा मिलेगी। ये प्रेडिक्ट कर सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति में फला व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होगी अगर उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा है तो। प्रिय यूट्यूब व्यूअर्स, मेरे प्रिय दर्शकों, ये मेरे संदर्भ हैं, मेरे रेफरेंसेस। अगर आपको और भी जानना है तो इन किताबों को पढ़िए, इन और अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि मटेरियल मैंने वहां से लिया है या कुछ इसमें अपना भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो फिर मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया जिस प्रकार से जो अगली हमारी चर्चा होगी वो होगी सांख्यिकी का परिचय, अर्थात इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताएं, अच्छी लगती है तब भी और उसमें कुछ कमी लगती है तब भी, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल है vamasujit@yahoo.com। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।